देखिए, बीजेपी के करीब 39% एमपीज ऐसे हैं जिनके ऊपर केसेस चल रहा है। कांग्रेस के करीब 49% एमपी ऐसे हैं जिनके ऊपर केसेस चल रहा है। टीएमसी के 45% एमपीज के ऊपर में केसेस चल रहे हैं। डीएमके उससे थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस दे रहे हैं 59% में, और सेम उनके साथ साथ में चल रही है समाजवादी पार्टी बिल्कुल 59%, और टीडीपी 50% है। तो शिवसेना के 71% एमपीज के ऊपर में केसेस चल रहा है। तो देखिए, टोटल 46% ऐसे एमपीज हैं जिनके ऊपर में केसेस चल रहा है। तो टोटल 31% ऐसे एमपीज हैं जिनके ऊपर में सीरियस चार्जेस लगा हुआ है। अब बात करते हैं एमएलएज की। तो बीजेपी के 26% एमएलएज के ऊपर में चार्जेस लगा हुआ है। कांग्रेस के 30% एमएलएज में चार्जेस है। टीडीपी के 61% और आरजेडी के 62% एमएलएज के ऊपर में केसेस चल रहा है। मतलब अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो 29 से लेकर 31% एमएलएज जो है उनके ऊपर में केसेस चल रहा है। रफली अगर देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ एमएलएज जो है वो लगभग 4000 है अप्रोक्सीमेटली हमारे देश में। उसमें से लगभग 1200 ऐसे एमएलएज हैं जिनके ऊपर में केसेस चल रहे हैं। 2009 की अगर बात करूं तो ये लगभग 30% था, लेकिन वही 2024 की अगर बात करूं तो ये 46% हो चुका है। यानी कि ये जो नेता लोग हैं ये लोग तरक्की कर रहे हैं। पहले थोड़ा कम क्राइम करते थे तो अब ज्यादा क्राइम कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि सत्ता में आने के लिए क्राइम कर सकते हैं। और एक डेटा के अनुसार अगर देखा जाए तो जो क्रिमिनल केसेस जिनके ऊपर में है उनका नॉर्मल लोगों से 15% ज्यादा विनिंग चांसेस होता है। तो आखिर हमारा देश ये सब बर्दाश्त कैसे करता है? हमारी कॉन्स्टिट्यूशन इन सब का इजाजत कैसे देती है? ये सब कुछ हम जानेंगे, और सिर्फ इतना जानेंगे ही नहीं बल्कि हम सॉल्यूशन भी देंगे कि आखिर हम इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं, क्रिमिनल पॉलिटिशियन से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमें बहुत सहायता मिलती है देश के हित के बारे में बोलने में। दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी इंडिया में बहुत सारे एमपीज और एमएलएज पर क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड है, ये अभी हम लोगों ने जाना। बट इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात पता है क्या है? वो ये कि इंडियन लॉ के हिसाब से कोई भी व्यक्ति जेल से भी इलेक्शन लड़ सकता है। भला ये कैसे पॉसिबल हो रहा है यहाँ पे? क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सच में इसकी परमिशन देता है? आखिर क्यों इतने सारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस होते हैं? आज हम हेडलाइन के सोर्स से थोड़ा आगे जाकर इस सिस्टम की सच्चाई को समझेंगे। देखिए, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग काफी सारे एमपीज और एमएलए अपने इलेक्शन में एफिडेविट्स में क्रिमिनल केसेस डिक्लेयर करते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ नोटिस करने वाली ये है कि ये केसेस डिक्लेयर किए गए होते हैं, मतलब सिस्टम कैंडिडेट्स को मजबूर करता है कि नॉमिनेशन फाइल करते वक्त आपको अपने खिलाफ चल रहे सारे केसेस के बारे में बताना होगा। कुछ केसेस सीरियस होते हैं जैसे मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर या फिर क्राइम अगेंस्ट वुमेन, और कुछ केसेस पॉलिटिकल प्रोटेस्ट के दौरान फाइल होते हैं जैसे कि अनलॉफुल असेंबली, धरना देना। इन सब चीजों में भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि जेल जाते हैं। इंडिया में पॉलिटिकल एक्टिविज्म के दौरान FIR लगना बहुत कॉमन बात है। तो जब हम कहते हैं क्रिमिनल केसेस के बारे में तो हमें ये भी पूछना चाहिए कि आखिर ये जो केसेस है क्या वो हार्डकोर क्रिमिनल केसेस हैं या फिर एक नॉर्मल पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस है? सच्चाई देखिए ये है कि दोनों ही तरह के केसेस होते हैं, और मैंने जैसा कि अभी आप लोगों को शुरू में डेटा दिया, ये दोनों ही तरह के केसेस वहां पे मौजूद थे। लेकिन इससे बड़ा सवाल ये है कि जेल में बैठा व्यक्ति इलेक्शन कैसे लड़ सकता है? आप लोगों ने अक्सर ये देखा होगा। तो इसका जवाब है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। इंडियन लॉ के हिसाब से जब तक किसी व्यक्ति को कोर्ट कन्विक्ट ना कर दे तब तक वो कानूनी रूप से इनोसेंट माना जाता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत इलेक्शन एलिजिबिलिटी और डिस्क्वालिफिकेशन डिसाइड करता है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि अगर कोई व्यक्ति कन्विक्ट हो जाता है और उसे 2 साल की सजा मिल जाती है तब फिर जाके वो इलेक्शन लड़ने से डिस्क्वालीफाई होता है। लेकिन
अगर कोई सिर्फ एक्यूज्ड है और वो अंडर ट्रायल में है तो वो लीगली इलेक्शन लड़ सकता है, चाहे वो जेल में ही क्यों ना हो। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जिसने ये कानून बनाया है उनका ये मानना है कि सिर्फ आरोप लगना गिल्ट का प्रूफ नहीं होता। अगर सिर्फ चार्जेस लगने पर ही डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएं तो रूलिंग पार्टी जो है, जो रूलिंग गवर्नमेंट है, वो ओपोजिशन लीडर्स के ऊपर में झूठे केसेस डालकर उन्हें इलेक्शन से ही बाहर करवा देगी। इसलिए लॉ एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है और कन्विक्टेड क्रिमिनल्स को रोकना और पॉलिटिकल मिसयूज से डेमोक्रेसी को बचाना होता है। और पॉलिटिकल मिसयूज से डेमोक्रेसी को बचाने के लिए ये लॉ लाया गया था। मगर पता है, ये लॉ बनाने वाले एक बात भूल गए थे कि मानकर चलिए कि कोई व्यक्ति अंडर ट्रायल में है और वो इलेक्शन लड़ रहा है। अब गलती से अगर यदि वो इलेक्शन जीत जाए और उसका ट्रायल खत्म ना हो, मतलब ऐसा हो सकता है कि वो क्रिमिनल हो लेकिन उसका ट्रायल चल रहा है, लेकिन वो नेता बन गया, वो एमएलए बन गया या एमपी या मिनिस्टर, या हो सकता है कि वो चीफ मिनिस्टर बन गया, तो उसके बाद उसके पास इतना पावर आ सकता है कि वो अपने खिलाफ जितना भी सबूत है उन सबको डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इससे क्या होगा कि कोर्ट में उसके हित में डिसीजन आ जाएगा। तो ये कानून बनाने वाले ने इस बात के बारे में विचार नहीं किया, लेकिन हम करेंगे अभी थोड़ी देर में। तो उससे पहले हम 3 बड़े रीजंस के बारे में जान लेते हैं जिसमें सुधार की आवश्यकता है। जैसे कि पहला है स्लो जुडिशियल सिस्टम। इंडिया में कोर्ट केसेस बहुत सालों तक चलते हैं, सभी जानते हैं। कभी कभी 10 से 20 साल भी चलते हैं और वर्डिक्ट नहीं आता है। इस दौरान एक नेता कई बार इलेक्शन लड़ लेता है और जीत भी जाता है और अपने खिलाफ सबूत भी मिटा देता है। दूसरी बात है विनिंग फैक्टर चेंज करना, एक परसेप्शन होना, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी अक्सर क्लीन इमेज से ज्यादा जीतने की कैपेसिटी को इंपॉर्टेंस देती है। जो कैंडिडेट स्ट्रांग लोकल इन्फ्लुएंस रखता है, अब चाहे वो कंट्रोवर्शियल हो, क्रिमिनल हो, उसे ही टिकट मिलेगा। और कुछ जगहों पर तो भाई मसल पावर है, मनी पावर है और कास्ट इक्वेशन भी है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तीसरा है वोटर परसेप्शन। तो लोगों का क्या मानना है कि भाई वो लोग दबंग नेता को वोट देंगे इंस्टेड कि कोई पढ़े लिखे नेता को वोट देंगे। कभी कभी लोग उन्हें स्ट्रांग लीडर मानते हैं, कभी केसेस को पॉलिटिकल रिवेंज समझते हैं कि अगर उनके ऊपर कुछ केस लगा होगा तो हो सकता है भाई कि किसी ने उनसे अपनी दुश्मनी निकालने के लिए उनके ऊपर केस कर दिया होगा। बट वो बेचारे भोले भाले वोटर्स को क्या पता कि सच्चाई क्या है। तो हमने ये चीज तो क्लियर कर लिया। अब देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इन क्रिमिनल्स को एनकरेज करता है कि नहीं। तो देखिए, एलिजिबिलिटी का बेसिक जो फ्रेमवर्क है वो डिटेल्ड रूल्स दिया हुआ है, पार्लियामेंट बनाती है कॉन्स्टिट्यूशन में, मेनली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के थ्रू बनता है। लॉ जो है वो कन्विक्टेड लोगों को डिस्क्वालीफाई करता है, लेकिन अंडर ट्रायल्स को नहीं करता है भाई। इसीलिए टेक्निकली हाँ, अगर कोई कन्विक्टेड है तो वो जेल से भी नॉमिनेशन कर पाता है। कैंपेनिंग में भले थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, लेकिन लीगली ये अलाउड है। ये एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पर बेस्ड है, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। बट आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि 2 ऐसे केसेस होते हैं भारत में जो कि इसके जस्ट विपरीत होते हैं। जैसे सारे केसेस में तो ये बोला जाता है कि जब तक प्रूफ ना हो जाए कि तुम दोषी हो, तुम निर्दोष हो। लेकिन 2 ऐसे केसेस हैं जिसमें कि ये माना जाता है कि जब तक प्रूफ ना हो जाए कि तुम निर्दोष हो, तुम दोषी हो। और वो 2 केसेस है, एक होता है पॉक्सो एक्ट और दूसरा है ड्रग्स से रिलेटेड। तो देखिए, हम लोगों ने अब तक अच्छे तरीके से समझ लिया कि कितने लोगों के ऊपर केसेस चल रहा है, आखिर कौन सा ऐसा लॉ है जो कि इन्हें अनुमति देता है इलेक्शन लड़ने का ऐसे क्रिमिनल्स को, और ऊपर से वो लोग जेल के अंदर भी बैठ के लड़ सकते हैं बिना ये सोचे कि अगर यदि वो व्यक्ति जीत जाए तो अपने खिलाफ सबूत को मिटा सकता है पावर में आके। तो इसका एकमात्र उपाय ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उनको ऐसा डिसीजन लेना चाहिए कि अगर यदि कोई भी नेता ऐसा है जो कि इलेक्शन लड़ना चाह रहा है, जो कि पहले से इलेक्शन लड़ चुका है और हाँ वो आगे भी इलेक्शन लड़ेगा और उसके ऊपर अंडर ट्रायल्स चल रहा है,
तो उन केसेस को स्पेशल लेना चाहिए और इससे पहले कि वोटिंग का रिजल्ट आ जाए उन केसेस को सॉल्व कर देना चाहिए ताकि वो केसेस लड़ तो पाए। लेकिन अगर यदि वर्डिक्ट में ये आता है कि वो दोषी हैं तो फिर वो शपथ ग्रहण नहीं कर पाए। और यही एकमात्र उपाय है इंडिया इस क्रिमिनल पॉलिटिशियन से बच सकता है। आप लोगों का क्या कहना है आप लोग जरूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।